तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं आलोक सर सजन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, रेशो। इससे पहले कि मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करूं, 2 मिनट मैं कुछ कहना चाहता हूं, उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हों जिनका मैथमेटिक्स में वास्तव में इंटरेस्ट हो, है ना। एक होता है ना अपन कि भाई एक हमारे कंपटीशन के लिए हमें इस चीज़ को करना है, तो मजबूरी में करना होता है। कई बार ऐसा सोचते हैं स्टूडेंट, और कईयों का इंडिविजुअली एक अपना उसकी ओर झुकाव होता है, गणित की ओर, मैथमेटिक्स की ओर। तो अभी हमने इस तरह से कोर्स को डिजाइन किया है, चाहे आपका इंटरेस्ट हो तो बहुत अच्छी बात है, इंटरेस्ट ना भी हो तो जिस तरह से हमने इसको लिया है और ग्रेजुअली धीरे धीरे बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से हम अपने लेवल तक पहुंचेंगे, जो हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन के लेवल आता है उससे भी थोड़ा सा स्लाइटली अबव ही हम चलेंगे लास्ट तक। तो कोशिश ये की है कि अपने हर तरह के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है या जिनका एवरेज इंटरेस्ट है, वो भी इस अपने एग्जाम के लेवल तक आराम से पहुंच ना। तो थोड़ा सा हमारे पढ़ने की जो हमारी हैबिट है उसको हमको चेंज करना हो। खास तौर से मेरा एक सेंटेंस बहुत ध्यान से सुनिएगा, और वो सेंटेंस ये है, अभी तक हो सकता है आपका जो पढ़ने का तरीका रहा हो वो ये रहा हो कि भाई जो भी हम चैप्टर कर रहे हैं बस उसके फॉर्मूले देखे और उसके क्वेश्चंस पर आपने टारगेट किया। ये चीज़ें आपकी हो सकता है पढ़ी हुई हो सकता है क्या होंगी 7th 8th में, कुछ चीज़ें आपने 9th 10th में पढ़ी हो, कुछ 11th 12th में ना। तो वो सारी चीज़ें तो आपने पढ़ी हैं, लेकिन उसमें आपका जो इंटरेस्ट होता था, जो आपका तरीका होता था, वो जनरली मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये रहता है, हमने जिनसे बात की है, कि भाई क्वेश्चंस के जो फॉर्मूले अप्लाई होते हैं वो हमने सीख लिए, उसको लगाना सीख लिया और हम क्वेश्चन कर लेते हैं। बट अब क्या होता है, कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, जो थियरीज हैं, उनके ऊपर भी क्वेश्चन बनते। इसलिए डेफिनेशन पार्ट को, कॉन्सेप्ट्स को, बेसिक्स को, और खास तौर से प्रॉपर्टीज को, जो गुण होते हैं ना, हर किसी चैप्टर के जो अपने टॉपिक्स होते हैं उनमें कई प्रॉपर्टीज भी होती हैं, उन पे हमें बहुत फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन उठते हैं या उनको अप्लाई करके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे, आपको इसी चैप्टर से पता लग जाएगा कि हम किस तरह से चीजों को शुरू कर रहे हैं। तो पहला अपना टॉपिक आता है रेशो। नाम सुना हुआ है आपने, हिंदी मीडियम में इसको बोलते हैं अनुपात। क्या बोलते हैं इसको, पर अनुपात बोलते हैं हिंदी मीडियम में, लेकिन इंग्लिश मीडियम अपन क्या बोलते हैं इसको, रेशो। और खूब किया है आपने, बचपन से ऐसे करते आ रहे हो, मेरे ख्याल से देखा होगा ना, लो भी भाग दे दिया 2/7, तो ये रेशो है, इसको ऐसे भी लिखते थे अपन, 2 और ऐसे चिन्ह लगा के, सिंबल लगा के, 2 अपन चलो बात कह दी, 2:7 क्या बोलते हैं, 2:7 रेशो से क्या बोलते हैं, 2 रेशो से 2:7। और इससे पता भी लग गया कि हाँ सर वो डिवाइड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं सर, 2 टर्म्स का डिवीजन, है ना, 2 टर्म्स का डिवीजन। तो मैंने उसको डिफाइन किया आपके लिए प्रॉपरली, अ रेशियो इज अ कंपैरिजन, हर वर्ड का मीनिंग है। मैंने इसके आगे एग्जांपल्स भी लिए हैं और इन शब्दों को मैं सबको समझाऊंगा, प्रॉपर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या मतलब है, हर वर्ड पर ध्यान देना। तो रेशो इज अ कंपैरिजन, तुलना करते, कंपैरिजन करते इसके बीच में टू सिमिलर क्वांटिटी। देखो हर बात का मीनिंग है, खास तौर से कंपैरिजन हम कंपेयर करने में काम लेते हैं। एग्जांपल भी टू, तो आपने कहा सर हमने जो 7th 8th में पढ़ा था, 2 क्या 3 तो में भी अपन रेशो निकालते थे, ऐसे सुनते थे सर A:B:C दिखाऊं, आपने ऐसा भी देखा होगा ना, ये सर A:B:C या X:Y:Z भी था। हाँ बेटा रेशो है, बट एक नाम एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, अकेला रेशो नहीं है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूड रेशो। 3 और मोर की जो क्वांटिटी होती है, होने को तो मैं ये भी कह दूंगा A:B:C 3, लो 4 का अपने कंपैरिजन हो गया। हाँ हो सकता है बेटा, लेकिन इसको अपन रेशो नहीं, कंटिन्यूड रेशो बोलते, क्या बोलते हैं। तो देखो यहां से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा पता हो कि रेशो एक्चुअली 2 क्वांटिटी बीच में,
वो कंटिन्यू कर दें तो फिर वो 3 और 4 मतलब 3 और मोर का जो भी है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, उसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूड रेशो। क्यों? हम लगातार आगे बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, तो नाम दे दिया कंटिन्यूड रेशो। तो घबराना मत, हिम्मत से काम लेना कि भैया मेन जो मुख्यतः जो रेशो है वो बार में 2 क्वांटिटी निकलता है। तो हर बात का मतलब अपन समझते चले। तो ये क्लियर हो गया, 2 कंपैरिजन क्लियर हो गया। हम क्या करते हैं किससे? विद द हेल्प ऑफ डिवीजन। तो मैंने यहां लिख दिया विद द हेल्प ऑफ डिवीजन। तो रेशो क्या है? तुलना है, कंपैरिजन है, इसका 2 क्वांटिटीज का विद ऑफ डिवीजन। क्योंकि आप देखो बचपन से देखते आ रहे हो इस रेशो को अपन, जैसे मैंने कहा 2:7, इसको अपन लिखते हैं 7। तो क्या लिखते हैं अपन? 2/7, 2/7। और इतना थोड़ा सा याद होगा, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कुछ चीज छोड़ूंगा नहीं मैं। तो मैंने कहा 2/7, तो इतना याद होगा। इसको बोलते हैं अपन न्यूमरेटर ना। इसको क्या बोलते थे अपन? न्यूमरेटर। हिंदी वाले बोलते हैं अंश। इसको बोलते हैं अपन डिनोमिनेटर, है ना। क्या बोलते हैं इसको अपन? इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर क्या हो गया अपना? हिंदी में बोलते हैं इसको अपन हर। क्या? हर। खैर, अभी अपन मेनली बात करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बेस पर। तो यहाँ पर आपको एक बात पता लग गई कि सर ठीक है, रेशो क्या है? कंपैरिजन है ना? इसके बीच में 2 क्वांटिटी बीच में की हेल्प से, डिवीजन की हेल्प से। अब जानबूझ के मैंने एक लाइन, एक चीज छोड़ दी। आपने ऐसा ये भी लिखा है आपने, सिमिलर क्वांटिटीज। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशो हमेशा सिमिलर क्वांटिटी, यानी तो सेम काइंड की, एक ही प्रकार की अपनी राशियां उनके बीच में अपन निकाल सकते। तो मैंने एग्जांपल दिया कि भाई भारत ने, मान लेते हैं कि कुछ नंबर ऑफ टीवी एक्सपोर्ट किए। क्या किए? नंबर ऑफ टीवी, कोई भी संख्या होगी। हर साल डाइवोर्स भी होते हैं, तलाक भी होते हैं, तो उसकी भी अपन ने काउंटिंग कर ली। और मैंने कहा भाई रेशो निकाल दो, कितने टीवी एक्सपोर्ट हुए और कितने डाइवोर्स हुए। एग्जाम्पल ऐसा लिया कि एकदम दिमाग में सटीक बैठ जाएगा कि क्यों लिखा सिमिलर क्वांटिटी। अब इन दो चीजों में आपस में कोई कनेक्शन है, कोई रिलेशन है, कोई संबंध है इन दो बीच में? सर कहां से संबंध हो गया? सर दोनों चीज अलग है। कोई टीवी के एक्सपोर्ट से तलाक थोड़ा हुआ, या तलाक ज्यादा हो गए तो टीवी थोड़ा एक्सपोर्ट ज्यादा हो गए? नहीं, इनका कोई लिंक नहीं है, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं। तो ये जो अनरिलेटेड चीजें होती हैं उनमें अपन रेशो कहाँ निकलता है? सिमिलर काइंड। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 2 बाल गोपाल हैं, राम है और श्याम है। अब मैंने कहा साहब राम का वेट जो है 80 किलो है। राम का वेट कितना है? 80 किलो। अब मैंने कहा श्याम की हाइट कितनी है? 6 फुट है। साहब रेशो निकाल दो। अरे सर कैसे निकाल दो? एक हाइट है, एक ऊंचाई, उसकी इकाई अलग है, उसकी यूनिट अलग है। हाइट फीट में नाप रहे हो, सेंटीमीटर में नाप रहे हो, वगैरह वगैरह नाप सकते। और एक सर वेट है, भार है। सर कहाँ ये आपस में सिमिलर क्वांटिटी कहाँ हुई? कि एक प्रकार की राशियां कहाँ हुई? तो बेटा रेशो नहीं मिलेगा। डिवीजन कर लो, वो आप अलग बात है, लेकिन रेशो अगर बोल रहे हो, इसलिए मैंने कहा परिभाषाओं पर, डेफिनेशंस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर सिंपल सा क्वेश्चन केवल डेफिनेशन बेस्ड आ गए और आपने केवल फार्मूले घोट रखे हैं और आपने क्वेश्चन करना सीख रखा है, तो वो क्वेश्चन तो होगा ही नहीं। जो कॉन्सेप्ट के ऊपर आ गया वो तो आपसे होगा ही नहीं ना। इसलिए हमें बिल्कुल बेसिक से करना है और धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रेजुअली चीजों को समझते समझते आगे बढ़ते हम उस लेवल तक पहुंच जाएंगे कि अपना बेड़ा पार हो जाएगा और अपना एग्जाम क्रैक हो जाएगा। चलिए, तो यहां पर अपन बात करें, पढ़ा देते हैं अब आपके लिए। तो रेशो क्या है? कंपैरिजन ऑफ 2 सिमिलर क्वांटिटी। सिमिलर क्वांटिटी जैसे मान लीजिए किसी की एज का किसी दूसरे व्यक्ति की एज से कंपैरिजन, दोनों की एज है, दोनों की आयु है, कंपेयर हो सकती है। किसी एक आदमी की इनकम का दूसरे आदमी की इनकम से, बिल्कुल हो सकता है, आराम से हो सकता है। किसी एक मशीन के वेट का किसी दूसरी मशीन के वेट से, ये भी हो सकता है। देखो मैंने जानबूझ के मशीन वर्ड सॉल्व किया। हमेशा आदमियों का कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसकी कोई भी मेजरेबल क्वांटिटी, है ना, कोई भी उसकी मेजरेबल क्वांटिटी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर जब रेशो अपन निकालते हैं तो सिमिलर काइंड का मतलब आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए, सिमिलर टाइप की क्वांटिटी होनी। अब मैंने इसको लिखने का तरीका बताया। इफ ए एंड बी आर 2 क्वांटिटी, अब तो पता लग गया कि मैंने 2 क्वांटिटीज क्यों बोली। अभी मैं रेशो की बात कर रहा हूं, कंटिन्यू रेशो भी आगे मैं बात करूंगा, वो टेंशन नहीं। एक एक पॉइंट, एक एक प्रॉपर्टी की बात की जाएगी।
समझते चलो, साथ साथ बढ़ते चलो। चाहता मैं ये हूं कि एक बार आपने इसको देख लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो उसके बाद रेशो से रिलेटेड जितने चीजें हैं या जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके दिमाग में बचने नहीं चाहिए। ये अपना यहाँ पर मोटिव है, इसी मोटिव को लेकर अपने क्लास के जो पॉइंट्स हैं इस तरह डिजाइन किए। चलिए, तो भाई अब रेशो बात समझ में आ गई, दो क्वांटिटी का है, एक बार में दो क्वांटिटी, दोनों क्या होनी चाहिए, सिमिलर काइंड की होनी चाहिए। और कैसे कंपेयर करते हैं, विद दी हेल्प ऑफ डिवीजन। इसको लिखते कैसे हैं, है ना, लिखने का तरीका क्या होता है वो अपने अगले पॉइंट में बात की। इफ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड विथ सेम यूनिट्स। अब इसको ब्रैकेट में सर आपने क्यों लिखा, बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सेम यूनिट। और मैंने यहाँ की हर बात, यहाँ के हर पॉइंट के ऊपर एग्जाम्पल आगे ले रखे हैं, तो एग्जाम्पल के थ्रू इन सभी बातों को रिवाइज और आपको विजुअली दिखाऊंगा कि इन सबका मीनिंग इंपॉर्टेंट क्यों था। तो मैंने कहा अगर ए और बी दो क्वांटिटीज हैं, सेम काइंड की तो है, और साथ में लिखा मैंने विथ सेम यूनिट्स। अब सेम यूनिट्स का मतलब क्या है, हल्का सा मैं आपको यहां बताता हूं, एग्जांपल तो खैर देखेंगे ही देखेंगे। सेम यूनिट्स का मतलब यहां पर क्या है, समान इकाई का मतलब यहां पर क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा चलो दो बच्चों की मैं हाइट की बात कर रहा हूं, क्लास के सामने बच्चे बैठे, मैंने दो बेटा आप दोनों की हाइट का कंपेयर करना चाहता हूं। कंपेयर मतलब रेशो, कंपेयर कर रहे हैं है ना, तो वो रेशो अपन लेंगे। तो मैंने कहा दोनों बच्चों को क्या बेटा आपकी हाइट मेजर करता हूं और मैं आपके हाइट का कंपैरिजन करूंगा। अब मान लेते हैं मेरे पास जो मेजरिंग टेप थी उसमें फीट भी होता है, उसमें भी होते हैं ना, देखा भी होगा आपने। मैंने एक बच्चे की जो हाइट है वो मान लेते हैं मैंने फीट में नाप ली, इसमें नाप ली, फीट में नाप ली, फुट वो बोलते हो आप लोग हिंदी, है ना। तो फीट में मैंने नाप ली कि भैया ये ऊंचाई इसकी है ना कितनी है, 5 फीट 8 इंच, भी जानते होंगे 5 फुट 8 इंच। दूसरे की लंबाई मैंने नाप ली, सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में कितनी मीटर में भी नाप सकते हैं, फिलहाल मैंने सेंटीमीटर बोल दिया है ना, सेमी बोल। तो एक स्टूडेंट की हाइट मैंने नाप ली फीट और इंच में, और एक की नाप ली मैंने सेंटीमीटर में। अब कहा रेशो निकालो, भाई दोनों की हाइट तो है, सिमिलर काइंड तो है, लेकिन रेशो अभी नहीं निकल सकता। क्यों, दोनों की इकाई जो थी, जो मेजरिंग यूनिट थी वो आपकी अलग अलग है, अभी कंपेरेबल नहीं हुए। क्या नहीं हुए, क्या वर्ड बोला मैंने, अभी वो कंपेरेबल नहीं हुए, अभी वो तुलना करने के लायक नहीं हुए हैं। तुलना तो करेंगे रेशो में, लेकिन अभी लायक नहीं बने वो कि तुलना कर सकें, कंपेयर कर सकें। क्यों, क्योंकि दो यूनिट अलग अलग थी, एक की फीट और है, दूसरे की सेंटीमीटर में। या तो सेंटीमीटर वाले को भी कहा नापो फीट और इंच में, और या फिर तो भी कहा नापो, मेरी बात। तो इसलिए लिखा कि भैया सेम काइंड है, अच्छी बात है, दोनों की हाइट थी, हाँ निकाल लेंगे रेशो भाई, दोनों की क्या थी, हाइट थी, रेशो निकाल लेंगे सर, निकाल तो लेंगे, लेकिन क्या होनी चाहिए, इकाई सेम होनी चाहिए, मेजरिंग यूनिट है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो फिर हम अपना रेशो निकाल सकते हैं। और उसको अपन लिखते कैसे हैं, क्योंकि मैंने कहा विद द हेल्प ऑफ डिवीजन, तो मैंने लिखा एक फ्रैक्शन बन जाएगा, ए का बी से रेशो निकाल लो, ए का बी से रेशो निकाल लो, तो क्या बन गया फ्रैक्शन ए बाय बी। ए बाय बी को ही, ए डिवाइड बाय बी को ही क्या बोलते हैं, ए रेशो बी या ए टू बी, रेशो ऑफ ए टू बी। इसे बी का रेशो क्या बोलते हैं, रेशो ऑफ ए टू बी। सर इस पे इतना स्ट्रेस क्यों कर रहे हो बेटा, अभी आगे पॉइंट आने वाला है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो एक एक पॉइंट हर छोटी सी छोटी बात को लेकर मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, ताकि यहाँ से पढ़ने के बाद अब आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता, यहाँ से सब चीजें समझने के बाद, देखने के बाद फिर आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और बात अलग। एग्जाम्पल तो लेंगे ही लेंगे, इन सारी चीजों को समझने के एग्जाम्पल तो लेंगे लेंगे, बाद में फिर क्वेश्चंस भी। तो चलो, तो फ्रैक्शन जो ए बाय बी है उसको बोलेंगे रेशो ऑफ ए टू बी। पहला देखो, फर्स्ट कौन था, ए है, तो पहले ए ही आया है, बाद में कौन था, नीचे बी है, तो बाद में बी आया, तो ऊपर वाला पहले आता है, नीचे वाला बाद में आता है, ये भी इंपॉर्टेंट बात। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज टू बी, किसमें सिंबल लगा के, ए रेशो बी बोलो या ए इज टू बी, ए रेशो बी या ए इज टू बी, ए का से अपन तुलना कर रहे हैं, ठीक है ना, ए का से अपन तुलना कर रहे हैं। तो ये अपन है डेफिनेशन पार्ट की बात की डेफिनेशन पार्ट की बात। अब आया सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ तो पहले अपन बात कर चुके हैं, उनको मैं रिवाइज करवा रहा हूं ताकि दिमाग में रहे कि ये चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो अपन भूल नहीं सकते। तो पहली चीज, क्वांटिटीज ए एंड बी मस्ट बी ऑफ सेम काइंड। मुझे उम्मीद है अब आपको सेम काइंड क्लियर हो गया होगा। किसी एक की इनकम दूसरे की इनकम तुलना हो सकती है, किसी एक की हाइट दूसरे की हाइट से कंपेयर कर सकते हैं, किसी एक की एज दूसरे की एज से कंपेयर कर सकते हैं, किसी एक का वेट दूसरे के वेट से कंपेयर कर सकते हैं, है ना।
ये सब चीज़ें अपन इस तरह जो सेम काइंड की प्रकार की हैं कि अपन कंपेरिजन कर सकते हैं। एज का वेट से कंपेयर नहीं कर सकते, इनकम का हाइट से कंपेयर नहीं कर सकते, है ना, इस तरह से अपन नहीं कर सकते। तो अब मैंने कहा कि हाँ भाई चलो क्वांटिटीज ए एंड बी मस्ट बी सेम काइंड, ये बात तो आपको पता लगेगी। दूसरी बात, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है ना इंपॉर्टेंट बात, इसलिए मैंने रिवाइज करवा दी। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज ए एंड बी मस्ट बी सेम। अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो दो सिमिलर काइंड की, तो उन सिमिलर काइंड की क्वांटिटीज का, उन समान प्रकार की जो क्वांटिटीज है, राशियां, उनका इकाई जो मेजरमेंट की है वो भी सेम होनी चाहिए। अगर मेजरिंग हो रहा है तो, मेजरिंग हो ही नहीं रही, मैंने सिर्फ कहा 7 और 5 संख्या है, फिर कहा कि मेजरिंग, मैंने बताया नहीं कि इसके मेजरिंग कर, मैं कहा भैया एक तो 7 है एक 5 है, तुलना कर दो। अब संख्या है मैं तुलना कर सकता हूँ, लेकिन अगर कोई चीज आ गई, मैंने हाइट कह दिया, अब मैंने बता दिया कि ये हाइट है, तो अब मुझे उसकी पर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैंने बोल दिया वेट है, तो किलो में नाप रहे हो या ग्राम में नाप रहे हो, ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो जब अपने पास चीजें ऐसी हैं जिनका इकाई क्वेश्चन ने दे रखी है, तो मुझे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यूनिट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तीसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, रेशो इज ऑलवेज रिप्रेजेंट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशो जो है वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में शुरू किया जाता है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है, सरलतम रूप का मतलब क्या है, एक बार समझ। अब सरलतम रूप तो खैर बता ही रहा हूं, एक साथ में एक वर्ड और होता है इक्विवेलेंट फॉर्म। क्या होता है, इक्विवेलेंट फॉर्म, समतुल्य रूप। तो मैंने दो चीजों के बारे में बात की आपसे, एक तो होती है बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म। अच्छा, ये चीजें ऐसी नहीं है जो आपने पढ़ी हुई नहीं है, बट भूल चुके हैं बच्चा, भूल चुके हैं आप कई चीजें, है ना। पढ़ी तो थी 6th 7th 8th में, ये चीजें आपने पढ़ी तो हैं, लेकिन क्या है वो टच में नहीं है, और इतना डेप्थ में अपन शुरुआत में पढ़ते ही भी नहीं। मैंने कहा था ना, आपकी हैबिट क्या रहती है कि हाँ भाई फॉर्मूले देख लो, क्वेश्चन में अपना सीख काम हो जाएगा, वो उस टाइम तो हो गया, बट अब कंपटीशन के अंदर, अब यहाँ पर अगर एग्जामिनर इस बात को जांच ले, चेक कर ले कि भैया कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग है, थियरी कितनी स्ट्रॉन्ग है, प्रॉपर्टीज कितनी क्लियर है, वहाँ अपने से प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। तो सिंपलेस्ट फॉर्म और एक मैंने बोला इक्विवेलेंट फॉर्म, इक्विवेलेंट फॉर्म, दो चीजों की। देखो सपोज मैंने ऐसे ही कहा, ऐसे ही मन से बोल रहा हूँ, आपके ना कुछ चीज समझना मेरी बात को। अब मैंने कहा जैसे मान लो कोई है 6 लिख दिया, मान लो 5, चलो 5 लिख दिया 6। अब मैंने ये कहा कि साहब इनको दोनों को 2 से गुणा कर दो, कर दो अपने। अब दूसरी रूट कट रहा है, हाँ कोई अंतर तो हुआ नहीं, हुआ क्या, 6 2 12 और 5 2 10, तो 6 और 5 और 12 और 10 दोनों क्या हुए, समतुल्य। समतुल्य क्यों, इस ये में कट के ही आएगा। समतुल्य का मतलब कि अगर मैं इसको आसान कर लूं, काटा पीटी कर लूं, तो वो कुल मिला के दोबारा से वही आ जाने वाले हैं। दिखने में अलग लग रहे हैं, 6/5 12/10, लेकिन है ये सेम, इसलिए क्या नाम बोला, समतुल्य, इक्विवेलेंट। इक्वल क्यों नहीं बोला, अभी इक्वल नहीं है, यहाँ 6 है, यहाँ 12 है, ये 5 है, 10 है, इक्वल नहीं बोला, इक्विवेलेंट, समतुल्य, क्योंकि आसान करने पर ये सेम ही आ जाएंगे। तो इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, अभी लग नहीं रहे सेम, अभी सेम लग नहीं रहे, सेम हो जाएंगे अगर मैं इसको काटा पीट। आपने साथ 2 ही क्यों, मैं तो 3 से करूंगा, कर लो बेटा, 6 3 जा 18, 5 3 जा 15, ये भी क्या है 6/5 12/10 12/15, सब समतुल्य है। क्योंकि जब मैं इजी करूंगा ये सब समतुल्य होता है, इसका रेशो दे रखा है, इसका कोई बिगड़ा हुआ रूप गुणा करके या कुछ कर, कोई नंबर मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके उसको फॉर्म चेंज कर रखा, ठीक है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, मान लो मेरे पास रेशो है कोई, मान लेते हैं जैसे मैंने रेशो कहा आपको, मैंने 12 कह दिया, सब ऐसे ले, तो ऐसे भी लिखते हैं अपन 12 रेशो 18, ऐसे भी लिखते हैं इसको अपन। अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, समझना मेरी बात को, अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि जितना ही कट सकता है, जितना ही आसान हो सकता है, नाम ही क्या रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म, जितना ये कट सकता है, जितना आसान हो सकता है, उतना काट के आसान करके लाओ कि अब आगे और ना कटे, अब आगे और ना कटे। तो 12 और 18 को आप देखें, यहाँ 6 का पहाड़ा अपन जानते हैं, 6 12 6 3 8,
अब आया 2/3। अब ये एक के अलावा इसमें और कोई कॉमन फैक्टर है। क्या वर्ड बोला मैंने, क्या सेंटेंस? अब इन दोनों में 1 के अलावा और कोई कॉमन अलावा भी ये काटने को मतलब नहीं है, ये वही। तो अब ये और नहीं कट रहे, अब बन गया ये सिंपलेस्ट। 12 और 18 सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं थी, बल्कि 12 और 18 यानी 12/18 इसी रेशो की इक्विवेलेंट फॉर्म थी। सिंपलेस्ट कब होगी? जब इनमें अब और कोई ऐसा फैक्टर नहीं हो कट रहे। अब ये और कहीं नहीं कट रहे, अब ये और कहीं से किसी कट रहे ना, तो अब ये कट आ चुके हैं। अब इनमें कॉमन फैक्टर है, वो के अलावा कोई नहीं है, का मतलब अब ये क्या आ चुका है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि वो फॉर्म जहां आप जितना वो हो सकता था काटा पीटी आपने कर लिया है। तो हमने ये कहा कि भैया हमारा जो रेशियो है ना, वो हमेशा अपन कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर काटा बुरी है तो वो आपको करनी है, अगर काटा पीटी है तो वो आपको करके। अब जो क्वांटिटीज मैंने बोली, अभी मैं 2 क्वांटिटी बात कर रहा हूँ, अभी मैं केवल 2 क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। इनके नाम होते हैं। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन लिख दिया कि भैया इफ 2 इज एडेड टू द एंटेसिडेंट ऑफ द रेशो। आपने कहा ये क्या आ गया भाई, ये कौन सा दवाई का नाम आ गया, एंटेसिडेंट है ना? दवाई तुम्हारा लगता है नाम, ये क्या नाम आ गया, एंटेसिडेंट। अब इसलिए पता होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ बार बार आपको कि अब क्या होगा आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर, अब इन चीजों को इस्तेमाल किया जाएगा। हाँ वास्तव आपने की है या ऊपर सुपरफिशियल पढ़ के आप आ गए, है ना? तो सारा किया हुआ पे पानी फिर जाता है। खूब पढ़ लिया रेशो, खूब सब चीज कर ली, लेकिन मैंने बात कह दी टू एंटेसिडेंट ऑफ द रेशो। एंटेसिडेंट क्या आ गया, बात को भी नहीं छोड़ेंगे। टर्म्स के जो नाम हैं, दो टर्म मैंने बोली, उनके नाम भी बात कर रहे हैं। तो क्वांटिटीज ए एंड बी, अभी मैं 2 की बात ही कर रहा हूं। तो क्वांटिटीज ए एंड बी आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ रेशो, रेशो के पद कहलाते हैं। तो पहले लिखा हुआ है उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। जैसे मैंने कहा है रेशो ए टू बी है, मान लिया रेशो क्या है, ए इज टू बी या ए रेशो बी। अगर मैं कहता हूं ए इज टू बी रेशो है, तो ए यानी पहला वाला कहलाएगी फर्स्ट टर्म, वो है भी फर्स्ट। जो पहले लिखा हुआ है वो फर्स्ट टर्म है, जो दूसरा लिखा हुआ है वो सेकंड टर्म है। तो ध्यान रखना, जो पहले लिखा हुआ है ना, वो क्या है, फर्स्ट टर्म है, और जो बाद में लिखा हुआ है सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है वो सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म का एक नाम और होता है एंटेसिडेंट, यानी फर्स्ट टर्म को एंट बोलते हैं। तो फर्स्ट टर्म होती है वही कहलाती है एंट, और जो टर्म होती है सेकंड पद, और पूर्व पद और फर्स्ट पद, पहला वाला और दूसरा, खैर है ना। तो जो फर्स्ट लिखा हुआ है वो फर्स्ट टर्म है, उसी का नाम है एंटेसिडेंट। बाद में लिखा हुआ है वो सेकंड टर्म है, उसी का नाम क्या है, कॉन्सिक्वेंट। अगर अपन बात कर रहे हैं डिवीजन के अंदर ए बी बात कर रहे हैं अपन, तो आप ये तो बात जानते ही हैं, बोलते हैं अपन न्यूमरेटर, शॉर्ट में आर तो बोलते हैं डिनोमिनेटर, शॉर्ट में बोले तो डी आर, है ना। डी आर मतलब क्या, डिनोमिनेटर, आर मतलब क्या, न्यूमरेटर, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। यानी जो ए है वो फर्स्ट टर्म भी है, वो न्यूमरेटर भी है, और वो एंटेसिडेंट भी। भाई वाह, जो फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म तो है ही, एंटेसिडेंट भी है और न्यूमरेटर भी है। और जो सेकंड टर्म है वो कॉन्सिक्वेंट भी है, और क्या, डिनोमिनेटर भी है। पॉइंट भी है और क्या है, वो डिनोमिनेटर भी है। तो ये तमाम बातें आप ध्यान रखना, क्योंकि मैं टर्म्स के नाम भी आपको बता दिए। अ क्वांटिटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं। अ क्वांटिटी इज हाउ मच टाइम्स ऑफ अदर और हाउ मच पार्ट ऑफ अदर सच रिलेशंस कैन बी शोन बाय रेशो। तो का प्रैक्टिकल यूज किया है, मन में आता है सर पढ़ा दिया रेशो, बस प्रैक्टिकल यूज किया, अरे बहुत है प्रैक्टिकल, बहुत समझो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपके सामने मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। क्या एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लेते का राम की आपके सामने, समझना बात को, राम की और शाम की का जो रेशो है, मान लो आपको क्या है, राम की सैलरी का रेशो। तो आपको पता लग गया इससे बेटा कि राम की सैलरी शाम की 4 गुना, दिखा ना, क्या पता लगा कि राम की सैलरी शाम का एक, शाम को मिल रहा है 1, तो राम को मिल रहा है 4, तो 4 गुना, 4 टाइम्स। तो रेशो से ये पता लगाता है कौन से कितना
कितना पार्ट पार्ट है। ये दोनों बारे में बात करूंगा और फिर इसके बारे में बात करूंगा। मैंने एग्जाम्पल शानदार लिया है, उससे मैं इन दोनों पॉइंट्स को लेकर आपको तो पहली बात मैंने कहा कि रेशो का प्रैक्टिकल यूज क्या है, वास्तव में कहाँ काम आता है। अरे डेली लाइफ में बहुत काम आता है, लाइफ में बहुत काम आता है। जैसे मान लो दोस्त पता लग गया यहाँ पे आपको कि राम को शाम का 4 गुना मिलता है, 4 इतने कितने गुना, तो हाउ मच टाइम्स ऑफ वन क्वांटिटी, हाउ मच टाइम्स ऑफ अदर। राम सैलरीज 4 टाइम्स ऑफ, राम सैलरीज 4 टाइम्स ऑफ। अब आपने कहा सर एक चीज और लिखी आपने, हाउ मच पार्ट ऑफ अदर, हाउ मच पार्ट ऑफ अदर। बिल्कुल मैं बात करता हूं। मान लो आप सभी अच्छी तरह जानते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, आप सब अच्छे से जानते हो क्रॉस। अब मान लो शाम को वहां ले गया मैं, शाम उधर गया, शाम, समझना बात, तो शाम उधर गया, 1 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा, तो 1/4। और यहाँ पर क्या चल रहा है, राम। तो शाम को चौथाई मिल रहा है राम की सैलरी का, 1/4 मिल रहा है ना, 1/4 पार्ट ही हुआ भाई। आप ये देखो एक का कहाँ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ऊपर जाएगा इधर, 4 नीचे आएगा, श्याम जी वहां गए, श्याम जी कितना आ गए, 1/4 ऑफ राम जी की सैलरी। तो शाम को राम का 1/4 कितना भाग, 1/4 भाग मिल रहा है। आपने कहा सर बिना क्रॉस मल्टीप्लाई के काम नहीं हो सकता क्या, बिल्कुल हो सकता है, कई चीजें बताऊंगा आपको, बिल्कुल हो सकता है। अब समझो मेरी बात को, आपने कहा सर चलो मान लिया, मैंने कहा चलो कोई ए और कोई क्या बी, और रेशो आ रहा है 2/3, तो क्या आ रहा है 2/3। अब मेरी बात को समझो, मेरी बात को समझो, क्या इस 2/3 को अपन ऐसे ही लिख सकते, 2/3 डिवाइड बाय 1। बात तो ये की है ना, 3 नीचे आएगा। अगर ये चीज़ नहीं पता तो मैं सिखा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे, मान लो इतना चीज़ तो पता होना चाहिए, नहीं पता कोई बात नहीं, अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये 3 चीज़ें देखो कई बार परेशान करती हैं अगर बेसिक क्लियर नहीं तो, हालांकि मुझे उम्मीद है आपके बेसिक क्लियर होंगे, फिर भी अपन डिस्कस, ताकि हाँ इस चैप्टर में दिक्कत नहीं आए और प्रोपोर्शन में दिक्कत नहीं आए। A/B होल डिवाइड बाय C सॉल्व कैसे करते हैं, A/B इंटू लगाते हैं और इसको रिवर्स कर देते हैं, इसका उल्टा सॉरी इसका उल्टा कर देते हैं, तो यहाँ करते हैं अपन D/C, यहाँ पे क्या करते हैं अपन D/C। A/B होल डिवाइड बाय C/D था, हाउ टू सॉल्व कैसे करते हैं इसको, A/B इंटू लगा के इसको D/C करते हैं। अगर मान लो ऐसा आता A/B होल डिवाइड बाय C, सर तो क्या करते हैं बेटा, काम वही है, काम वही है। हम क्या कहते हैं कि चलो ऊपर भी 2 क्वांटिटी का रेशो, नीचे भी 2 क्वांटिटी का डिवीजन है, तो यहाँ पर सर एक क्वांटिटी है बेटा 1 तो लिख सकते हो ना। अरे सर अब तो आ गया सर, A/B गुणा करके इसको उल्टा कर दो 1/C, A बन जा 1, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, बेटर बेटर से मल्टीप्लाई होता है, तो A बन जा A और B इंटू C आ गया। आप बिल्कुल सही। अगर ऊपर अकेला हो नीचे B/C हो, सर अभी आपने सिखाई वो हमारे दिमाग में बैठ गई कि ऊपर भी 2 तो हम जानते हैं इंटू करके नीचे वाले का उल्टा कर दो। आपने सिखाया अगर ऊपर भी 2 चीज़ों का रेशो है, नीचे भी रेशो है, डिवीजन है, तो आप होल डिवाइड को इंटू बदल के नीचे वाले को रिवर्स करो, वाले का रेसिप्रोकल कर दो। सर यहाँ तो ऊपर 1 है बेटा, इस 1 को आप लिख लो बेटा 1 लिख सकते हो ना। अच्छा घूम फिर के सर आप वो कर रहे हो 2-2, हाँ कि 2 का जो अपना कॉन्सेप्ट है तो परफेक्ट है, वो परेशान नहीं करता। तो ऊपर वाला कौन है, A/1, ऊपर वाला कौन है, A/1 गुणा करके मल्टीप्लाई करके C/B, इसका रेसिप्रोकल कर दो। अब A बेटर मल्टीप्लाई होगा C से, तो A टू, और नीचे B बन जा B ही होता है। ये अपना कम से कम ये 3 चीज अपने काम आने वाली क्वेश्चंस के अंदर। तो मैंने ये मानते हुए चलो नहीं भी पता है, भूल गए हो या थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैंने इसको एक्सप्लेन। चलिए बैक टू द, अपन चलते हैं अपने बात पर। तो अपनी बात चल रही थी साहब की अब A/B 2/3 है, तो मैं इस 3 को ऊपर ले जाऊँ नीचे 1 कर दूँ, आएगा वही। तो देखो ये जो A है, B का 1, B के 1 के मुकाबले A को कितना मिल रहा है, 2/3। आई बात समझ में। अरे B के 1, B को क्या है 1, तो A को कितना 2/3, तो B के 1 के मुकाबले बेचारे A को मिल रहा है 2/3। क्या मिल रहा है उसको, 2/3 मिल रहा है। 1 के मुकाबले इसको 2/3 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 2/3 मिल रहा है। तो मैंने कहा था ना रेशो की हेल्प से हम ये पता लगाते हैं कि कोई चीज से कितने गुना है, रेशो की हेल्प से हम ये पता लगा लेते हैं, ये प्रैक्टिकल अपना इसका यूज है कि कोई एक टर्म से कितने टाइम से, मैंने कहा था मुझे पता लग गया शाम का 4 गुना सैलरी है राम की, शाम की 4 गुना सैलरी है राम की। और एक ये पता कर लेते हैं कि कोई चीज का कितना भाग है,
तो 1 के मुकाबले 2/3, तो A कितना है 2/3, A कितना है 2/3 है B का, A कितना है 2/3 है B का, A कितना है 2/3 है किसका B का। ऐसे अपन पता कर लेते हैं। खैर ये तो एक छोटी सी बात थी जो और डिटेल में बात करेंगे। एक बात ये थी सर ये क्या लिखा है आपने रेशो से एक्चुअल। अब समझो मेरी बात को इस एग्जाम्पल के दोबारा सी पे आता हूँ। मान लेते हैं राम की सैलरी थी 1 लाख रुपए। राम की सैलरी क्या थी 1 लाख रुपए, हो गए 1 लाख, 5 जीरो हो गए। और शाम की सैलरी थी मान लेते हैं 25,000 रुपए। शाम की सैलरी क्या थी मान लो 25,000 रुपए। आपने कैसा राम का या शाम से रेशो निकालना, क्या रेशो वही जो आपने कहा था बेटा निकाल लो। ऊपर कितना है 1 लाख और नीचे कितना है बेटा 25,000। काटा पीटी करने के लिए पहले जीरो पर हटा दो पहले तो काटा पीटी करने के लिए पहले जीरो को देखते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, हाँ सर कट गए। अब 25 का पढ़ा जानते हो तो डायरेक्ट ही काट दो, 25 चौके 100। 25 से कितना कट गया 4 बार, नीचे छोड़ गया 1। ये लो बेटा राम की और शाम की सैलरी का अनुपात 4:1 आ गया। आपने कैसे जानते थे हम तो ये बात? आपने कहा सर ये तो हम जानते थे बेटा, जानते थे, बट अब मैं इस चीज को समझाने के लिए जो बातें बोलूंगा वो इस एग्जाम्पल से हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। राम और शाम की सैलरी का रेशो 4:1 था। राम और शाम की सैलरी का रेशो 4:1 था। तो क्या मैं कह सकता हूँ राम की सैलरी 4 रुपए थी, शाम की सैलरी 1 रुपए थी? मारेंगे दोनों मिलके आपको कितना कमा रहे हैं, देखो वो तो 1 लाख रुपए कमा रहा है। क्या मैं कहता हूँ राम की सैलरी 4 रुपए थी? नहीं, एक्चुअल वास्तविक जो सैलरी थी राम की वो 1 लाख रुपए थी। जो वास्तविक सैलरी थी राम की वो तो 1 लाख रुपए थी। वो तो कट पिट कर मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद 4 रह गई। तो रेशो कभी एक्चुअल नहीं होता भाई, रेशो तो कट पिट के सिंपलेस्ट फॉर्म में, रेशो तो कट पिट के सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। तो अगर किसी क्वेश्चन में हमको एक्चुअल डेटा की रिक्वायरमेंट होगी, रेशो कट पिट के आया है, जो रेशो की बात बोलते हैं वो तो काट पिट के आया है। इसलिए मैंने कहा कि कभी कभी हमें रिक्वायरमेंट होती है, कई सर्टेन क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी, जरूरी नहीं है रेशो वाले चैप्टर में हो, बल्कि मैं कह रहा हूँ रेशो इंपॉर्टेंट है कि रेशो आगे के चैप्टर्स में भी काम आता है। आप जब सिंपल इंटरेस्ट या मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस तब भी कई टॉपिक्स में रेशो हल होगा, तो वहां पर भी रेशो की चीजें नॉट ओनली फॉर दिस चैप्टर बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अदर अपकमिंग चैप्टर्स। आपके आने वाले उनके लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। मैंने बात बोली आपको दिखाई, एक्चुअल सैलरी इनकी 1 लाख और 25,000 थी, लेकिन रेशो में कितनी आ रही 4 और 1। तो रेशो बता रहा है कौन कितने गुना है, रेशो एक्चुअल नहीं होता। बट समटाइम्स सम क्वेश्चन द एक्चुअल डेटा, हमें वास्तविक क्या करना पड़ता है वो मैंने बताया। रेशो अगर A:B है, मैंने बताया है, रेशो अगर दो क्वांटिटीज का A:B है। अब देखो जब मैंने लिख दिया A:B तो ये सब चीजें पुरानी जो है वो अपन फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब सिमिलर काइंड की हैं, सेम यूनिट, इसमें सब कुछ मैंने बोल दिया है सिंपलेस्ट फॉर्म में। सब कुछ जो मैंने पहले बोला ना इंपॉर्टेंट चीज़ है रेशो के लिए, अब वो सब फॉलो हो रही हैं और उनको करते हुए फिर आगे बढ़ रहे हैं। ये रेशो था, बट मुझे इनकी वास्तविक चीज ये थी कि पहली जो टर्म है वो ये तो रेशो है, उसका तो रेशो है, ये भी रेशो है। एक्चुअल क्या किया मैंने के ए और के बी, के क्या बोला है, कई लोग डालते हैं एक्स, जैसे ए एक्स या बी एक्स ऐसे ही लिखा मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा के डालता हूँ। अब ये के क्या बोला है सर, ये के क्या है बेटा, ये के वो कॉमन फैक्टर जिसकी तो आप काट पीट के क्या लेके आए हो, सिंपलेस्ट फॉर्म लेके आए हो। सर यहाँ बताओ ना, बिल्कुल बताऊंगा बेटा, ये लिखा ही एग्जाम्पल इसलिए। राम की सैलरी 1 लाख रुपए थी, शाम की सैलरी 25,000 थी। अगर आप ध्यान दो 25,000 को काटोगे 1 लाख से 4 बार जाएगा ना, यानी 25,000 एक ऐसा चीज थी, समझना मेरी बात को, अरे मेरी बात को समझना। 1 लाख और 25,000, क्या आप देखो 25,000 एक कम, 25,000 और 25,000 4 जा 1 लाख, यानी कि 25,000 वो कॉमन फैक्टर था, 25,000 वो कॉमन फैक्टर था जिससे दोनों टर्म कट के सिंपल होके 4 और 1 रह गए। दोनों टर्म सिंपल होके कट पिट के 4 और 1 रह गई। इससे क्या समझ में आया, इससे समझ में आया कि एक्चुअल कट पिट आया है क्योंकि हम सिद्धांत में फ्री में लिख दिया कि अपन सिंपलेस्ट फॉर्म देते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में। दैट्स वाई यहां पर अब अगर मुझे रेशो से एक्चुअल पे आना है,
अगर मुझे रेशो से एक्चुअल पे आना है तो मुझे वो कॉमन फैक्टर चाहिए, इससे कट के। अब यहाँ तो मैंने आपके सामने एक्चुअल लिख रखा था, तो आपको पता लग गया सब 25,000 से कट रहे हैं। यहाँ तो पता लग गया ना, सब 25,000 से कट रहे हैं। जैसे मैंने कहा, मान लो जैसे मैंने कहा 18 और मान लो चलो 12, 6 से कट रहे हैं। 6 दूनी 12, 6 ती 18, तो 6 वो कॉमन फैक्टर था, 6 वो कॉमन फैक्टर था जिससे दोनों कट गए। तो हम अगर एक्चुअल चाहते हैं, अब रेशो कितना है 3 और 2, रेशो कितना है 3 और 2, मुझे तो चाहिए कि पहला वाला क्या है दूसरा वाला क्या। एक्चुअल तो 3 नहीं है, वो तो 18 12 थे। तो मुझे सपना थोड़ा आ रहा किससे कट के बने, तो मैं मान लेता हूँ भाई के से कट के बने। जैसे ये वाला 6 से कट के बना, तो 6 तिया 18 है ना, 6 दूनी 12, तो जिससे कट के बना उसको गुणा करने पे हम एक्चुअल पे आ गए। किससे कटा सर 6 से कटा, कि किससे कटा सर 6 से कटा, 6 से कटा, तो 6 को जब मल्टीप्लाई किया हम दोबारा एक्चुअल पे आ गए, दोबारा वास्तविक, है ना। तो हुआ ये, जब पता था तो ठीक है, लेकिन जब मैं आपको रेशो दूंगा और आपको कहूंगा कि बेटा एक्चुअल पे आओ, तो मुझे सपना थोड़ना आ रहा है किससे कट के बना है। तो हम ये मान लेते हैं भैया के से कट के, क्या माना अपन ने, क्या दोनों का जो के रहा होगा। तो अभी हमने देखा कि कॉमन फैक्टर से गुणा करने पर रेशो एक्चुअल में कन्वर्ट हो जाता है। अभी अपन ने क्या देखा, पेपर ने क्या देखा, रेशो की टर्म्स को कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे दैट विल टू एक्चुअल। दैट मींस हमने अगर के माना तो इस ए को भी के से मल्टीप्लाई कर दो, इस बी को भी के से मल्टीप्लाई कर दो। नाउ द रेशो रिमूव्ड। अब रेशो ने अभी कहाँ आ गए, वास्तविक पे आ गए, एक्चुअल आ गए। ये हम मान के वो अलग अलग करना पड़ता है हमको, तो दोनों रेशो अलग अलग करना पड़ता है। तो रेशो में थे, एक्चुअल अलग करना पड़ जाए तो के डाल के क्या है वो फैक्टर जिसे आए हैं। ध्यान रखना, इस सैलरी से, ये इनकी सैलरी से पता लग गया कि भैया आप ये नहीं बोल सकते कि राम की सैलरी 4 रुपए, शाम की सैलरी 1 रुपए, बहुत मारेंगे, बेचारे कमा रहे हैं लाख रुपए 25,000 रुपए, तो आप कह रहे 4 रुपए 1 रुपए, तो 4 रुपए 1 रुपए नहीं थी, वो तो इनका रेशो, रेशो से एक्चुअल पाने के लिए हम एक कॉमन फैक्टर, नाउ दोनों एक्चुअल कन्वर्ट मान ली जाती, ये बात तो खैर बता दी। अब आई दो और चीजें, टेक केयर ऑफ ऑर्डर ऑफ टर्म्स इन। तब मैंने बार बार छोटी बातें बता रहा हूँ, अगर मैंने लिखा है ए इज टू बी, ये नहीं कि ए इज टू बी और बी इज टू बराबर है, ना बाल गोपालो ना। यहाँ ऐसे रेशो में ये एंटेसिडेंट है, ये कॉन्सिक्वेंट है, बट यहाँ पे आप देखो चेंज हो गया मामला, इसलिए मैंने नाम के साथ सिखाया था। हर चीज आपको नाम के साथ सिखाइए, डेफिनेशन पे ध्यान दो, है ना, डेफिनेशन पे ध्यान दो। क्या ये जो चीज थी, अब ये बन गया एंटेसिडेंट फर्स्ट टर्म और ये बन गया कॉन्सिक्वेंट, तो दिन रात का चेंज आता। रेशो की जो टर्म्स हैं उनके ऑर्डर पर ध्यान, उनके क्रम का ध्यान पहले लिख नहीं करते, करेंगे जब का इनवर्स ना, इनवर्स कर दो वो अलग बात होगी, आप नहीं करो। रखिए टर्म्स का ऑर्डर का ध्यान, टेक केयर ऑर्डर ऑफ टर्म्स इन ए इज टू बी नेवर इक्वल टू बी। मैंने दे रखा है वो बराबर नहीं, 7 दिन का अंतर आ गया, 2 इज टू, कैसे कह सकता हूँ कि वो बराबर है, नहीं, इसलिए का ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपको वही ऑर्डर फॉलो है। नाउ बोथ टर्म्स कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय एनी नंबर। हर बात के जो मैंने यहाँ पे लिखी है आगे उसका एग्जाम्पल, हर बात जो मैंने यहाँ पे लिखी है आगे उसका एग्जाम्पल भी लिया है, अपन एग्जाम्पल बात करेंगे, पहले देख लेते हैं। मान लो मैंने कोई रेशो दिया है 7:3, क्या रेशो दिया है मैंने, कोई 7:3, 7 है बटे 3 ऐसे मान सकते। मैं कहता हूँ मैं इसको किसी से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, से डिवाइड कर सकता हूँ, ये बात मैंने जानबूझ के आपको बता, करंट रेशो में जानबूझ के इस पॉइंट को डिस्कस करने के आपको जो मैंने बात बोल उसके बारे में आपको बताया था कि भाई 7/3 है, मान लो मैंने दोनों को 2 से गुणा किया, बोथ बोथ मतलब दोनों, मैथ्स में ऐसा भेदभाव नहीं चलता, आप एंटीसीडेंट को कर लो कॉन्सिक्वेंट को मत करो, ना भाई ना, ना भाई ना। घर में लड्डू आएंगे सब बच्चों को बराबर बटेंगे, लड्डू आएंगे तो सब बच्चों को बिल्कुल बराबर बटेंगे, ये नहीं कि एक को बांट दिया एक को छोड़ दिया, ऐसा ना। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे,
7 और 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 दूनी 14 और 3 है, ये भी अपना क्या है आ गया। मैंने कहा भी था कि सिंपलेस्ट तो नहीं है, सिंपलेस्ट तो ये था कि अब नहीं कट रहा, लेकिन अगर मैं किसी ट्राई करता हूँ तो रहेगा, तो वो अपना क्या रहेगा, वो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेशो फॉर्म में नहीं है बट इक्विवेलेंट तो है ही। काटापीटी करूंगा, अरे काट दो 2 से, 2 7 जा 14, 2 जा 6 आ गया 7। तो किसी चीज से मल्टीप्लाई कर लो, किसी डिवाइड कर लो, घूम फिर के अपना आंसर वही आने वाला है। मान लो कि तो मैंने मल्टीप्लाई किया, अब आपने कहा सर 7 को भी मैं 2 से डिवाइड कर देता और 3 डिवाइड करता बेटा, तो भी फिर आंसर हो जाएगा। अब इसका मीनिंग क्या होता है, 7/2 होल डिवाइड बाय 3/2। कुछ सिखाया था मैंने, अरे हाँ सर फिर सिखाया था क्या चीज़, हाँ देखो पहले सिखा के रखा है मैंने, ये चीज़ें मैंने पहले सिखा के रखी हैं कि काम आएंगी। तो 7/2 होल डिवाइड बाय 3/2, 7/2 इंटू करके उल्टा कर दो 2/3, अभी दूसरी ट्राई और वो 7/3 दोबारा आ जाएगा। अपन ऐसा कर सकते हैं, उस टर्म कैन बी मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 0, उसे अपन डिवाइड नहीं देते, और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा रेशो खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो कि 7/3 है, अगर सर उससे मल्टीप्लाई कर दें, अरे मेरा रेशो खत्म हो गया और ये अनडिटरमाइंड फॉर्म में आ गया। क्या आ गया, ये अनडिटरमाइंड फॉर्म में आ गया, क्या बोलते हैं, अनिर्धारित है जिसका ना, तो बात ही गलत हो गई। इसी में 7/0 भी नहीं कर सकता, क्यों ट्राई करते हुए ये चीज़ें, इसलिए मैंने लिख दिया भैया, मैं लिख तो रहा हूँ बाय एनी नंबर, बताना पड़ेगा एक्सेप्ट 0। ट्राई करोगे टर्म्स को ना डिवाइड करोगे, अलावा जो फिर के हम कल करने के बाद उसी आ जाएंगे, एक्चुअल अपन आ जाएंगे है? नहीं है। अब इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जो अपन ने सीखा ना, उनको अपन एग्जाम्पल में बात करते हैं। तो मैंने एक आप बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल लिया, सिटी ए और सिटी बी, और ये दोनों में डिफरेंस है क्या है, 4 किलोमीटर। क्या है, 4 किलोमीटर। सिटी ए और सिटी बी की डिस्टेंस है, दूरी है वो 4 किलोमीटर। जैसे सिटी सी के बीच डिस्टेंस 800 मीटर है। मेरे इस एग्जाम्पल को देखते ही आपको बात समझ आ गई होगी कि इतना डिटेल में मैंने बात की है सर, इसके थ्रू कहीं ना कहीं फिट्स की बात करने, क्योंकि काइंड तो सिमिलर है। चाहे मैं यहाँ बात करूं, यहाँ से बात करूंगा डिस्टेंस ऑफ ए बी, मतलब डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, यहाँ से बात करूं डिस्टेंस ऑफ सी डी कितना है 800 मीटर, तो समझ में आ गया होगा कि सर रेशो निकालने वाले हैं डिस्टेंस ऑफ ए बी और सी डी का, डिस्टेंस ऑफ ए बी अपॉन डिस्टेंस ऑफ सी निकालने वाले। लेकिन अभी ऐसे नहीं काम होगा, क्योंकि ये किसमें है, किलोमीटर में, ये किसमें, मीटर में, यूनिट्स अलग हैं, आपको यूनिट सेम करनी होंगी। तो 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है, 1000 मीटर होता है भैया। बताओ 4 किलोमीटर कितना होगा, अगर 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 4 किलोमीटर 4 इंटू 1000, 4 इंटू 1000 मीटर, 4000 का। अब मेरा काम हुआ, डिस्टेंस ऑफ ए बी तो 4 किलोमीटर थी, 4 किलोमीटर थी, बट अब वो कितनी, 4000 मीटर है, वो 4000 मीटर। अब मीटर आ गया, अब चाहे लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं, यूनिट लेस। आपको क्यों सेम यूनिट की, सही बात, आपको क्यों सेम यूनिट की, कई सेम क्यों की, ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जब रेशो जब आता है ना, तो रेशो हम ये बोलते हैं, रेशो सिर्फ नंबर्स के बीच में आता है, संख्याओं के बीच में, यूनिट लेस होता है, इकाई मुक्त होता है, इकाई आती ही, वो कब नहीं आएगी, जब ऊपर नीचे दोनों सेम इकाई होगी। समझे मेरी बात, क्यों लिखा है ये पढ़ा था आपने, अगर ध्यान से पढ़ा होता तो ये लिखा था कि जो रेशो होता है वो होता है यूनिट लेस, उसमें नहीं होती। क्यों नहीं होती, तो अपन यूनिट सेम कर देते हैं, अगर मीटर के नीचे मीटर है तो कट गया ना, हाँ इसी के कहते हैं, तो है वो हमेशा है। तो बेटा अब अपन काटा पीटी 4000 के बाद सिर्फ एग्जाम में कुछ नहीं करना, करने के लिए ये सब में 1000 काटा पीटी कर दो भैया। जैसे 2 शुरू कट गए, 8 से कट गया, 8 का पहाड़ा शुरू कर दिया अपन ने साहब, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40,
ये लो हो गया। तो और पहले कौन आया? 5, नीचे आया 1, तो रेश, या ये कह सकते हैं ए बी की डिस्टेंस का 5 गुना है। ए बी की डिस्टेंस का 5 गुना है, क्योंकि 1 है, उसका 5 गुना आ रहा है अपनी की डिस्टेंस, 5 टाइम्स ऑफ। ये बात पता लग गई कि क्यों यूनिट सेम करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं रेशियो है वो एस होता है। कट जानी चाहिए। यूनिट कब कटेंगी? जब सेम होंगी। अगर ऊपर होता किलोमीटर, नीचे तक मीटर थोड़ा कटता। किलोमीटर में वो मीटर में सेम तो होते नहीं है, किलोमीटर बड़ी यूनिट होती है, छोटी यूनिट होती है, आपको सेम करना होता है, इसी बात की। अब अगला, देयर आर 1000 स्टूडेंट्स इन एक स्कूल में 1000 बच्चे। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, क्या रेशियो निकलता है? हाँ सर, काउंटिंग चल रही है, सेम काइंड है। गर्ल्स की भी क्या है? काउंटिंग। बॉयज की भी क्या है? काउंटिंग। काइंड हो गया। ध्यान रखना ये मीनिंग सिमिलर काइंड का। आप गर्ल्स की भी क्या कर रहे हो? काउंटिंग कर रहे हो। बॉयज की भी क्या कर रहे हो? काउंटिंग। सेम काइंड हो गई। ये यहाँ पर चल सकता है। 4:1 फाइंड द नंबर। काम करता दो तरीके से। दूसरा तरीका है वो बड़ा है। आपको कैसे बड़ा क्यों करा रहे हो? अरे तो ऑब्जेक्टिव है वो शॉर्ट आना चाहिए। ये चैप्टर में जानबूझ के पहले इसलिए करा, ये चैप्टर जानबूझ के पहले इसलिए कराया जाता है ताकि मैंने कहा था कि ये चैप्टर ना केवल अपने आप में एक टॉपिक है, बल्कि ये आगे के कई काम आ, कभी कभी नंबर, पहले मेथड बता रहा हूँ, पहले मेथड 2 बता। तो बेटा मेथड नंबर 2 आपने कहा बेटा यहाँ आएगा थोड़ी देर, फटाफट से करेंगे उसको। तो अपन को हुआ तो फिर तो काम कर लेंगे। बड़ी रेशो जब यूज होता है, जब रेशो सॉल्व करने, आ जाओ भाई यहाँ पे मेथड नंबर 2 की। और 2, चलो भाई। तो यहाँ पर भाई साहब जो आपको नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स ध्यान रखना, पहले कौन है? बॉयज, फिर कौन है? गर्ल्स। तो 4:1 दे रखा है, बट ये रेशो है, एक्चुअल तो है नहीं। तो एक्चुअल नंबर ऑफ बॉयज है, नंबर ऑफ बॉयज क्या सिखाया था? साथ में दो, ये क्या है? वो कॉमन फैक्टर का जिससे आया, है ना। नंबर ऑफ बॉयज हो गए बेटा 4 के, और नंबर ऑफ गर्ल्स भी कितने? 1 के लिख लो। अब टोटल कितने हो गए बेटा? सर टोटल तो जोड़ दो, अब तो एक्चुअल आ गया ना ये। अभी 4 के कौन है? कुल कितने लड़के? ये 1 के कितने हैं? कुल बॉयज को कुल गर्ल्स जोड़ जाए तो आ जाना चाहिए। तो अपने अकॉर्डिंग जो अपन ने माना टोटल स्टूडेंट्स हैं, टोटल जो स्टूडेंट्स 5 आना चाहिए। बट अब ये के का मान तो हमको निकालना पड़ेगा। हाँ निकालना डाला था ना। तो के को निकालने का कोई इंफॉर्मेशन को परोस, के को निकालने के लिए कोई है परोस के देता है। तो 4 के प्लस 1 के हो गए अपने पास 5 के। तो बट तो टोटल स्टूडेंट से वो तो आपको दे रखे हैं मैंने कितने, कहाँ गए? 1000। बट जो 5 के है वो के, हाँ हाँ, क्यों? आपके टोटल है 5 के, बट क्वेश्चन तो कह रहा है वो तो 1000 है, इसका मतलब 5 के बराबर होना चाहिए। यहाँ से के आ जाएगा 5 का पहाड़ा वो 5 2 10 पर गया बेटा। के की वैल्यू कितनी? अरे के आ गई, के की वैल्यू 2 आ गई, का मतलब क्या हुआ? अब तो आपके पास नंबर ऑफ बॉयज भी आ जाएंगे, गर्ल्स भी आपने मान रखी, और उसके अंदर अननोन के ही तो था, अननोन था, आपने बस 4 के मान रखे कि अब तो आ जाएगा ना 800। तो पास कितने बॉयज हो गए? गर्ल्स 1 के 1 इन तो 800 और 200 आ गए।
ये बेसिक तरीका था जो हम बहुत रेयर यूज कर, कब यूज करेंगे जब किसी क्वेश्चन में और मुझे, हाँ तो फिर रेशो दे। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब अलग बात से बारे में दोबारा बात करूँ, फिलहाल इसे कहना शुरू कर, रेशो ही दे रखा और रेशो ही पूछा, हाँ आना चाहिए। अब अपन कैसे करें, ये नहीं है, हाँ बेसिक तरीका क्या था, बात ध्यान, रेशो में खेलते हैं, रेशो में खेलना सीख, रेशो का टोटल, रेशो का टोटल कितना है, 5 का टोटल कितना है, 4 और 1 5, रेशो का टोटल कितना है, 4 और 1 5, एक्चुअल टोटल कितना है, ध्यान से समझना, एक्चुअल टोटल कितना है 1000, यानी कि अगर रेशो का टोटल एक्चुअल के 1000 के बराबर है तो बताओ रेशो का एक कितने बराबर होगा, बराबर होगा। बात दोबारा सुनना, अगर पहली बार ऐसी, ध्यान, आप लोग कई तरीकों से करते हैं, मुझे पता है आपने ऐसे भी किया होगा कि बॉयज कितने हैं, 4 5 में से, बॉयज कितने हैं, 4 कितने पर, तो कितने आपने किया होगा। बट मैं एक और सिखाना चाहता हूँ, खैर बहुत सिंपल सा, आप बहुत बता रहे हो, बॉयज पूछा जाए, चलो एक बार ये कर लेता हूँ, ये जो आपने कर रखा है वो तो करा दूँ एक बार, फिर बॉयज निकालने, तब बॉयज कितने हैं सर, बॉयज 4 हैं, कितने में से, 4 और 1 5, कितने में से, टोटल कितने हैं 5, बॉयज हैं 4, टोटल 5 में से, और हैं कितने 4, 5 में से 4 1000 में कितने होंगे, 5 800, ये काम आपने कर रखा है। गर्ल्स, सर गर्ल्स तो एक है, कितने में से, 5 में से, 4 और 1 5, तो है 5 में से एक है, 5 है कितनी, 4 हैं, 5 से कितना 200, आपने खूब आ रहा हूँ। अभी टाइम क्यों लगेगा आपको, टाइम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो पता है तो फिर तो ये आपके लिए का सबसे आसान तरीका यही है। तो हम रेशो से एक्चुअल का एक संबंध निकाल लेते हैं, क्या करते हैं, एक रिलेशन निकाल लेते हैं, रेशो का 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 एक्चुअल से एक रिलेशन है। तो रेशो का टोटल अगर एक्चुअल के 1000 के बराबर है तो बताओ रेशो का 1 किस बराबर होगा, का जो 1 है 5 से काट दो ना, का 1 टोटल के 2 बराबर है, एक सिंगल लाइन में दो, देखिए आपको समझाना था, वरना मैं सिंगल लाइन में करता, आहा रेशो टोटल 5, 4 और 1 5 का टोटल 1000, तो 5 का मतलब 1000 है, तो 1 का मतलब कितना बताओ, अगर 5 का मतलब 1000 है तो 1 का मतलब कितना होगा, 200 होगा। तो बॉय तो आपने क्या बोल रखे हैं, बॉयज तो आपने कितने रखे हैं, 4, 1 का मतलब 200 है तो 4 का मतलब कितना होगा, 1 का मतलब 200 है, अगर 1 का मतलब 200 है तो 2 का मतलब कितना होगा, 400, 2 का मतलब कितना होगा, 600, 4 का मतलब कितना होगा, 800, 4 गुना तो 4 इन 800, और अगर गर्ल्स चाहिए हो, लिख रहा हूँ उसी टाइम लग रहा है वरना दिमाग में तो क्वेश्चन गया, 1 इन, ये चीज भी सीखना कि हम रेशो का एक्चुअल से रिलेशन निकाल लेते हैं, का हम एक्चुअल देखा था तो टोटल की हेल्प से रेशो का एक्सप्रेशन निकल गया, वंस वी गेट बिटवीन, दो मेथड से अपन ने आंसर। अब एक और लेते हैं, इफ वेट ऑफ ए पर्सन वाज मतलब था, अब इफ वेट ऑफ ए पर्सन वाज 120 किलो, एक भारी भरकम का वेट कितना, 120 किलो, आफ्टर वर्कआउट उसमें जिम में जाके खूब मेहनत की, पसीना बहाया, वेट रिड्यूस कर ली, खूब जिम में गया, खूब वर्कआउट की है, और उसने अपना वेट क्या कर लिया, रिड्यूस कर लिया। तो इफ वेट ऑफ ए पर्सन वाज 120 किलो आफ्टर वर्कआउट, ही रिड्यूस वेट इन 8:2, तो 8 से 5 पे अनुपात में, अनुपात, अनुपात का है, आपको इतना पारंगत के अंदर कहा था ना, है
है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इस को हम कहीं और दूसरे इस्तेमाल करेंगे तब ये पूरी कौन, तो वेट ऑफ पर्सन 120 किलो, ये कौन सा वेट था? पुराना। वर्कआउट के बाद उसका नया वेट पूछा है कि अब तो कम हो गया ना, कम वाला वेट पूछा। वर्कआउट किया, अब वेट कम कर लिया उसने 8 के मुकाबले 5, तो 8 कौन था? पुराना। 8 कौन था? पुराना। 8 का मतलब 120 था। रेशो का 8 एक्चुअल 120 के बराबर है। पुराना वेट तो है, वॉज पहले था। 120 क्या था? पुराना वेट। और पुराना वेट का रेशो कितना है? 8 है। तो मैंने कहा था कि कोई ना कोई चीज ऐसी दी होती है, पिछले क्वेश्चन की बात करूं तो टोटल से रेशो और एक्चुअल का संबंध आया। अब की बार आएगा ओल्ड वेट से। एक्चुअल ओल्ड वेट 120 है, एक्चुअल ओल्ड रेशो 8 है, सॉरी रेशो का जो ओल्ड वेट है वो कितना है? 8 है। भाई साहब रेशो का ओल्ड वेट कितना है? 8 है। एक्चुअल, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, सुनना मेरी बात को, कितना है? 120 है। तो 8 का मतलब अगर 120 है तो एक का मतलब कितना होगा? 120/8। सॉल्व बाद में करूंगा। एक का मतलब कितना होगा? 120/8 की बात समझ में आ गई? हाँ सर आ गई कि 8 का मतलब 120 है। रेशो का 8 एक्चुअल 120 के बराबर है। रेशो का 8 एक्चुअल 120 के बराबर है, तो रेशो का 8 अगर 120 के बराबर है तो 8 आएगा नीचे। 1 का मतलब कितना? 120/8। हमको चाहिए 5 का मतलब क्या है? हमको मतलब चाहिए 5 का, तो वेट का 5 बोलो कैसे निकालोगे? टू वेट का जो 5 है कैसे निकालोगे? अरे एक का मतलब 120/8 है। अगर एक का मतलब 120/8 है, अगर वन का मीनिंग 120/8 है, तो थोड़ा सा 5 से गुणा कर दो। 5 इन 1/8। काटा पीटी जो होने वाली है वो होगी साहब। 8 से काट दो, क्या पूरा जा रहा है? मेरे ख्याल से पूरा जा रहा है, तो सही पे काटते हैं। 8 बचे 8 5, बाकी कितने? 7 और वेट किलो में। एक तरीका तो ये है। सेकंड तरीका डायरेक्टली आप रेशो से कर सकते थे, कोई नंबर 1 बड़े क्वेश्चन काम आता है एक्चुअल में। लो फिर जो चाहे वो पूछ ले। मेथड नंबर डायरेक्टली बात कर सकते, खास दिक्कत। तो यहाँ पे लॉजिक ये था, ये किसका रेशो है बताओ? 8 से 5, तो ये ओल्ड है न्यू है? देखो ओल्ड वेट अपॉन न्यू वेट का जो है 8 और 5 है या नहीं? बताओ है कि नहीं? 8 से 5 कम किया ना तो 8 पुराना होगा। बट ओल्ड वेट तो दे रखा है 120 किलो। ओल्ड तो कितना है? 120। न्यू वेट चाहिए, अभी आ जाएगा, ट्राई कर लेना। खत्म, डेली खत्म। 8 और 5 क्या चाहिए? न्यू वेट उधर ले जाओ। नवा नवा वेट का नया नया वेट 5 इधर आएगा। 120 × 5 और 8 नीचे आएगा। 8 एकम 8, 8 पंजे 40। नया जो वेट है 75 आ गया। नया वेट है वो कितना आ गया? 75 को आ गया। एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने सिखाया था ना, आपको याद होगा मेरी बात, और याद होगी सिखा सकता बात को, कि मैंने ये कहा था कि बोथ टर्म्स, बोथ टर्म्स कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय एनी नंबर। सर ये काम कहाँ आता है? इसका प्रैक्टिकल यूज किया है? थोड़ा बताओ ना। अरे बताएंगे बेटा, प्रैक्टिकल यूज से पहले बताएंगे। आओ समझो। मैंने कहा था रेशो की दोनों टर्म्स को किसी भी डिवाइड, किसी भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, कोई 36 कटते किससे हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे आया? डिवाइड करने से। जाऊं? जाओ सर। 24 और 36, इसको 2 से डिवाइड किया, चलो 2 से पकड़ा ना, 2 से डिवाइड किया तो पहल जा किया सर 2 का कितना? जब 2 से डिवाइड किया दोनों को किया, बोथ टर्म। हमारी मैथ्स क्या बोलती है? भेदभाव नहीं, पक्षपात नहीं, तो दोनों के साथ करो। मैं डिवाइड कर सकता हूँ मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म लाने की, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के कभी कभी डिवाइड करते हैं, सिंपलेस्ट मल्टीप्लाई। रुको आऊंगा, आगे भी एग्जाम्पल बात करो। सर ये और डिवाइड हो रहा है, सर 2 से ही और हो रहा है, बेटा कर दो, है ना? तो था, था, था,
कटा कटा 12 तो नाम 18। सर और जा रहा है, सर और डिवाइड हो रहा है, सर 3 से कर दो। बेटा अभी लोग कर देता हूँ, मेरा है ये बचा मेरे पास 6 और 9 था। क्या इसको बेटा 6 3 9। अब ये कहीं ना कटे, अब ये कहीं नहीं कटेगा, ये 2/3 क्या तो देखो बार कटा हाथ आपको काटना है, सीधा दिख रहा है, सीधा दिख रहा है 12 से कटेगा। 12 दूनी 24, 12 3 36, खत्म। 12 2 जा 26, एकदम फिनिश होता है। लेकिन इस पॉइंट को जो वो कम की पर मल्टीप्लाई कर लें, ऐड कर लें, रेशो पे काटा पीटी कर। अब ये वाला बटे में है, तो हमने कहा बेटा जनरली हम अवॉइड करते हैं फ्रैक्शन, हम अवॉइड करते हैं। हम चाहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब एक टर्म तो पहले आ जाए, एक टर्म बाद में आ जाए। हम जनरली इसको चाहते हैं। ये हमारा क्या है फॉर्म, ये हमारी क्या है फॉर्म है। इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में आ जाए, इस फॉर्मेट में आ जाए, या इस फॉर्मेट में लाने के लिए क्या करें, पता नहीं है। अब जो डिवाइड हो रहा है ना, डिवाइड हो रहा है 4 से। कोई चीज आपके पास हाफ है, मुझे 1 चाहिए हो, आप मल्टीप्लाई करते हो 2 से, करते हो नहीं करते हो, उसी रुक जाएगा। कोई जगह 1/5 है, मुझे 1 चाहिए, आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो है उसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर दो तो गायब हो जाती है, उसके रिवर्स से मल्टीप्लाई कर दो गायब आती है। हमने कहा अगर स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए तो 1/, नहीं चाहिए, मतलब 4 नहीं चाहिए, दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पाप कट जाएंगे। आपका क्वेश्चन 4 से 4 कटा, क्या कटा होगा 1 1 जा 1 का 12। ये आ गया आपका, ये आ गई आपकी क्या फॉर्म। ये प्रॉपर्टी अपन ने वो यूज की, तो लिखा हुआ था कि हम रेशो की टर्म्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, सेम नंबर ऐड कर रहे हैं करने में फॉर्म। कभी हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए इस्तेमाल किया, डिवाइड किया था बहुत सारा, ऐड किया सेम चीज से टर्म्स को, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। प्रॉपर फॉर्मेट की एक टर्म आ गया, एक टर्म ये डिवाइड परेशान। अब एक पार्ट और लिया इसका मैंने 7/5, इसको 2 तरीके से कर सकते, तो अपन 2 तरीके, एक तरीका नॉर्मल, एक तरीका नॉर्मल था सर बटे में सिखाया था आपने, 7/5 डिवाइड बाय रेशो डिवाइड होता है, रेशो का मतलब डिवाइड होता है किससे, 3/4 से। सर ये तो सीधे हो गया ना, 7/5 आपने कहा था इंटू करके उल्टा कर दो 4/, अब ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होता है 7/28, आंसर आ गया 8 स्टैंडर्ड फॉर्म में। एक तरीका ये था नॉर्मल जो अपन था, सेकंड तरीका क्या था, मल्टीप्लाई करके देखो 7 5 3। परेशान कौन कर रहे हैं सर, आपकी लैंग्वेज की बात करें तो आपने कहा नीचे बटे में, सर आपने कहा नीचे जो फ्रैक्शन में गंदे लगते हैं, फॉर्म कौन सी है, एक टर्म आगे आए एक टर्म, कोई डिवाइड वाइड कुछ नहीं। तो डिवाइड में जो है, तो डिवाइड में है उनका एलसीएम निकाल लो, 5 और 4 का एलसीएम नहीं आता तो उनको मल्टीप्लाई कर लो यार, काम हो जाएगा। आप इसी करना जानते ही हैं, करना जानते ही है ना। 5 4 का एलसीएम कितना है 20, और निकालना में टाइम लगता है ज़्यादा, ये तो 5 हो जाए, को भी 20 से बस करना दोनों को है, को भी 20 से किया, लो आपका काम खत्म हो गया, आसान हो गया। 5 4 जा 5 जा 20, अरे सर ये तो आंसर वही आया 7 का 28, 20 ठीक है थे। एक वो ट्राई करके भी इजी कर सकता हूँ, पर एक नॉर्मल अपना जो था डी बाई बी बाई डी करके वैसे वो सीखा, हेल्प से भी कर सकते हैं।